नमस्कार। हिंदी टिकी गुरु में आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नए पुस्तक का प्रारंभ करने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। यह पुस्तक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित है। इस पुस्तक को परीक्षा की दृष्टि से हम पढ़ेंगे, जो कि यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टीजीटी पीजीटी तथा अन्य राज्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। इसके लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। इस पुस्तक में सर्वप्रथम हम लेखक परिचय देखेंगे। देखिए, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक और आलोचक के रूप में ख्यात रहे हैं। आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य में एक हैं। आपकी कृतियों में प्रारंभिक अवधि हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, कुछ कहानियाँ, कुछ विचार आदि प्रमुख हैं। आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ अद्दहमाण अब्दुल रहमान के अपभ्रंश काव्य संदेश रासक का संपादन किया। आपकी अन्य संपादित पुस्तकों में कविताएं 1963, अजीत कुमार के साथ कविताएं 1964, अजीत कुमार के साथ कविताएं 1965, अजीत कुमार के साथ हिंदी के प्रहरी रामविलास शर्मा, अरुण प्रकाश के साथ है। अभी हाल में प्रकाशित आपका स्मृति आख्यान नंगा तलाई का गांव काफ़ी चर्चित रहा है। आप गोकुल चंद शुक्ल आलोचना पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा सम्मान और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार साहित्य सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। आमुख देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषी जनता की आशाओं आकांक्षाओं, उसके सुख दुख, उल्लास और निराशा तथा अन्य मन स्थितियों का शब्द दर्पण है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसका परिचय प्राप्त करना अनेक दृष्टियों से आवश्यक और उपयोगी है। इसलिए देश के विद्यार्थियों की हिंदी साहित्य का इतिहास परिचय शिक्षा के विविध स्तरों पर अनुकूल पद्धति से दिया जाता है। यह काम जितना आवश्यक है उतना ही कठिन, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास की रेखा सरल और सीधी नहीं है। उसमें जटिलताएं हैं और मोड़ हैं। इस पुस्तक में प्रयास किया गया है कि हिंदी साहित्य के सामान्य विद्यार्थी को हिंदी साहित्य के इतिहास का ऐसा परिचय कराया जाए कि इस विषय का उसे उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो जाए। भाषा ऐसी हो जिसे विद्यार्थी आसानी से समझ सके और उसे विषय की निर्भ्रांत जानकारी हो जाए। इसके साथ ही यह जानकारी ऐसे स्तर की हो कि वह प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं की परीक्षाओं में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सके। विद्यार्थियों को विषय में सीधा प्रवेश मिले, उसे व्यर्थ में इधर उधर उलझना और भटकना न पड़े। साथ ही हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण सूत्रों, कार्य कारण संबंधों, विभिन्न कालखंडों की प्रधान अप्रधान प्रवृत्तियों की सम्यक जानकारी मिल जाए, जिसके आधार पर यह साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर अपनी स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत कर सके। आधुनिक साहित्य पर लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे समय में भारतीय और विदेशी वैचारिक प्रवृत्तियों का परिचय पाठकों को वैज्ञानिक पद्धति से मिल जाए और वे भूमंडलीय
आधुनिकता बोध से भली भांति ऐसे परिचित हो जाएं कि विभिन्न सामाजिक प्रश्नों का मौलिक विचार करते समय भी उसका उपयोग कर सकें। आशा है कि इन बातों को ध्यान में रख कर लिखी गई हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नामक यह पुस्तक सामान्य एवं विशिष्ट दोनों स्तरों के पाठकों के लिए उपयोगी होगी। इस पुस्तक को लिखने और तैयार करने की योजना प्रक्रिया में डॉक्टर वेद प्रकाश, श्री सीताशरण और श्री संजय नाथ ने उपयोगी परामर्श एवं सहयोग दिया। एतदर्थ हार्दिक आभार। कौन कह रहे हैं? विश्वनाथ त्रिपाठी। आगे देखिए, विषय प्रवेश। हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। सुविदित है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई भाषा प्रजाभाषा नहीं है। राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संपर्क की भाषा है। हिंदी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र अर्थात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा है। इन क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियां हैं। आदिवासियों की बोलियां तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, बघेली, बुंदेली और भोजपुरी हैं। इन बोलियों की अनेक उपबोलियां भी हैं। कहा जाता है कि 10 कोस पर भाषा बदल जाती है। प्रश्न यह है कि इस बाहु बोली समूह को हम हिंदी क्यों कहते हैं? यह दूसरे शब्दों में हम इन्हें हिंदी के अंतर्गत क्यों मानते हैं? ऐसा इसलिए है कि इनका व्याकरणिक रूप थोड़ी बहुत भिन्नता के बावजूद समान है। इनकी शब्दावली भी अधिकांशतः समान है। इन बोलियों और उपबोलियों का व्यवहार करने वाले एक दूसरे की बोली समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें परंपरा से केंद्रोन्मुख भाषा में साहित्य रचा जाता है। इस क्षेत्र में ब्रजी और अवधी दो विख्यात साहित्यिक भाषाएं रही हैं, जिनमें विश्वस्तरीय समृद्ध साहित्य रचा गया है। इस विशाल भाषा प्रदेश के समाचार पत्र, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, विद्यालयों आदि में नागरिक हिंदी का व्यवहार करते हैं, साहित्य रचते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। परंपरा से आज तक इस प्रदेश की मानक भाषा हिंदी ही रही है। आगे देखिए, मानक हिंदी का क्षेत्रीय बोलियों से कोई विरोध नहीं है। उल्टे ये बोलियां हिंदी के क्रमिक विकास में सहयोग भी करती हैं। इन बड़े भाषा क्षेत्र में कभी कभी विवाद उठना स्वाभाविक भी है। आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है, जो पश्चिमी क्षेत्र की है। इस खड़ी बोली में हिंदी की अन्य बोलियां ने अपना योगदान करके उसके मानक रूप का निर्माण किया है। साहित्य शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष के ऐसे चित्र खींचता है, यह ऐसे विचार प्रस्तुत करता है कि हृदय उद्वेलित हो उठता है, मार्मिकता पैदा होती है। इस मार्मिकता के आधार पर कारण बदलते हैं रहे। इस परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बोध है, जो परोक्ष तौर पर हमारे मूल्य और नैतिक मानदंड भी बदलता रहता है। कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता का प्रभाव हमारे भाव जगत पर भी पड़ता है। संसार की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में साहित्य में परिवर्तन की खोज करना और उसकी व्याख्या करना साहित्य के इतिहास का कार्यक्षेत्र है।
इतिहास क्या है? हमारा वर्तमान निरंतर में समाता जा रहा है। हम वर्तमान को देखते हैं, अतीत को हम नहीं देख पाते, लेकिन मनुष्य स्वभावतः इतिहास में ही भी झांकने का निरंतर प्रयास करता रहा है। अतीत में जाते रहने की प्रक्रिया में वर्तमान अपनी कुछ चिन्ह छोड़ जाता है। पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, भाषा, साहित्य, मिथक, किंवदंतियाँ आदि ऐसी ही चीज़ें हैं। देखिए, आज अशोक नहीं है किंतु उनके शिलालेख हैं, अकबर नहीं है किंतु आईने अकबरी है। इनमें से जो जानकारियाँ मिली हैं उन्हीं के आधार पर इतिहास की रचना होती है। ये अवशेष ही इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियाँ हैं। आगे देखिए, साहित्य का इतिहास भी ऐसे ही पुनर्निर्मित किया जाता है। समस्त प्राचीन साहित्य जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री हैं। हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास की कुछ जानकारियों के बाद हम हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय प्राप्त करेंगे। आगे देखिए, सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। राहुल सांस्कृत्यायन सर्रापा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दी पूर्व 9वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। सर्रापा की पुरानी हिंदी रचनाएं परिमाण में बहुत कम उपलब्ध हुई हैं, इसलिए हम 1000 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का उद्भव मानना उचित समझते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी जी कह रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी भाषा में साहित्य रचना से शुरू हुआ होगा। इसलिए साहित्यकारों के सामने समस्या यह है कि वे हिंदी की अपभ्रंश पूर्व भाषा से किन विशेषताओं के आधार पर अलग पहचान स्थापित करें। भाषा प्रवाह नदी जल के समान होता है, उसे हम किसी एक बिंदु से सर्वथा भिन्न या नवीन नहीं घोषित कर सकते। हमें देखना होगा कि अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ। आगे देखिए, विद्वानों के अनुसार प्रवृत्तियाँ 3 हैं। नंबर 1 क्षतिपूरक दीर्घीकरण, नंबर 2 प्रसर्गों के प्रयोग की अधिकता। अपभ्रंश में हाथ के लिए हथ शब्द हिंदी में वह हाथ हो गया, त हट गया और हा में आकार जुड़कर हाथ बन गया, यानी ध्वनियों में आधे त की क्षति और आ को आ बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति की गई। काज, काम, 7, 8 जैसे शब्द इसी प्रवृत्ति से बने हैं। संस्कृत प्राकृत में प्रसर्ग नहीं होते भी होंगे तो वे नगण्य हैं। वहाँ प्रसर्गों का काम विभक्तियों से चलाया जाता है। अपभ्रंश में कहीं कहीं प्रसर्ग मिलते हैं, लेकिन हिंदी में प्रसर्गों का प्रयोग अधिक होने लगा। यह दूसरी प्रवृत्ति है जिसके कारण हिंदी अपभ्रंश से अलग हुई। ऐसे में शश के मुख से अहि से निक्षय माने चंद्रमा के मुख से मानो सर्प निकल रहे हों जैसी पंक्तियाँ आती हैं। पाली प्रकृत अपभ्रंश में तत्सम शब्द ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलते हैं। पाली में तो राजा भी लाजा होता है। पुरानी हिंदी में तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन होता है। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी का अनुमान है कि ऐसा अर्थबोध को स्पष्ट करने के लिए हुआ है। अपभ्रंश में एक ही शब्द कभी कभी अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो जाता है। गज और गत दोनों के लिए गए, इससे अर्थबोध में गड़बड़ी होती है। कुछ लोगों का विचार है कि तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन वैष्णव धर्म के प्रचार के कारण हुआ। पृथ्वीराज रासों में वर प्रमुदित प्रथमाधिपति जैसी पंक्ति है।
आगे देखिए, सारांश यह है कि अपभ्रंश में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, प्रसर्गों के प्रयोगों की अधिकता और तत्सम शब्दों के पुनर्प्रचलन की प्रवृत्ति आ जाने पर उसका विकास पुरानी हिंदी में हुआ। ये प्रवृत्तियाँ साहित्य में 10वीं शताब्दी के आसपास मिलने लगी। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी से मानते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को विभिन्न कालखंडों के नामकरण पर का आधार माना था। इसी पद्धति पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। वीरगाथा और भक्ति को प्रधान प्रवृत्ति मानते समय उनके ध्यान में साहित्य का भाव पक्ष रहा होगा, जबकि रीति और गद्य रूपगत प्रवृत्ति हैं। जहाँ तक आदिकाल का प्रश्न है, ग्रियर्सन ने इसे चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल और राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, हजारी प्रसाद आदिकाल कहा। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण और विभिन्न कालखंडों की कालावधि इस प्रकार है। आदिकाल को वीरगाथा काल, आदिकाल का समय 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, 1700 से 1900 ईस्वी तक। और आधुनिक काल को गद्य काल, 1900 से अब तक। किसने यह नामकरण दिया? आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल। आगे देखिए, शुक्ल जी का काल विभाजन तो प्रायः सामान्य है, सर्वमान्य है, किंतु परवर्ती इतिहासकारों ने आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण और प्रधान प्रवृत्ति के विषय में शुक्ल जी से गंभीर मतभेद प्रकट किया है, जिसकी चर्चा हम यथावसर करेंगे। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ पहले की साहित्यिक गतिविधियों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि इस काल में रचित अनेक अपभ्रंश रचनाओं और नाथ सिद्धों की भाषा को पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा। वस्तुतः पुरानी हिंदी से उनका तात्पर्य परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित या अपभ्रंशोत्तर भाषा से है। सिद्धों, नाथों और जैन मुनियों के दोहे, पद्य, संदेश रासक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, प्राकृत पेंगलम के अनेक छंद, हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में संकलित अनेक दोहे पुरानी हिंदी के अंतर्गत हैं। पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल को अपभ्रंश काल काव्य और देशज काव्य में विभाजित किया है। देशज काव्य को वीरगाथा काव्य कहा। इस वीरगाथा काव्य को पुरानी हिंदी के ही अंतर्गत मानना चाहिए। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और हिंदी का भाषा एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ घुली मिली हैं, इसलिए आदिकाल को अपभ्रंश काल और हिंदी का संधिकाल भी कहा जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप वस्तुतः भक्ति काल में सामने आता है। अब हम आदिकाल तथा उत्तरवर्ती कालखंडों के इतिहास का क्रमवार परिचय करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह से हमने आज हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी इस पुस्तक में लेखक परिचय, आमुख और विषय प्रवेश पर चर्चा किया।